अपने 1.6 का पहले तो मैं आप ही से स्टार्ट करूंगी। हमने लास्ट टॉपिक सीखा था गॉसेस थ्योरम। एक टॉपिक आया था 1.5 के एंड में, गॉसेस थ्योरम। हमारा 1.6 पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है। 1.6 is all about significance of Gauss's theorem and various applications of Gauss's theorem. कोई मेरे को पहले तो बता दे what is Gauss's theorem। ये जिनके वीडियो चालू नहीं है मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। महर्ष शाह, are you there? Mahर्ष, state Gauss's theorem. This surface integral the surface integral of a hypothetical surface is No. बीच में अटक गया। किसका इंटीग्रल कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मेंशन होना जरूरी है। The surface integral of electric field over a closed Gaussian surface या closed hypothetical surface। क्योंकि Gaussian surface actually present नहीं होते हैं, we imagine it to be around a source of electric charge. So the surface integral of electric field over a closed hypothetical surface, also known as Gaussian surface, is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the Gaussian surface. 1 by epsilon naught times the net charge, ये multiplied है, इसको हम सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, Q enclosed divided by epsilon naught. Q enclosed divided by epsilon naught. This is Gauss's theorem. इसकी आपने सिग्निफिकेंस सीखी है, फिर आपने एप्लीकेशन सीखे हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स में पहले कोई डाउट है तो आई गिव यू चांस टू टेक दी हैव, हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो हम आगे होमवर्क शीट से चालू करेंगे 1.6। किसी को भी डाउट हो प्लीज अनम्यूट योर माइक, फिर पहले अपना नाम बताओ और उसके बाद डाउट पूछ लो। सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशंस और किसी में भी हो तो। मैम अंशुल स्पीकिंग। यस अंशुल। Ma'am, significance का last point, the Gauss's law is based on the inverse square dependence on distance contained in the Coulomb's law. Gauss's theorem और Coulomb's law हम एक साथ प्रूव भी कर सकते हैं। We can also derive Coulomb's law from Gauss's theorem. ये आपको जब आप नोट्स में लास्ट पेजेस पे जाओगे ना चैप्टर 1 के, तो आपको डू इट योरसेल्फ करके टॉपिक आएगा, वहाँ पे होगा डिडक्शन ऑफ Coulomb's law from Gauss's theorem। तो आप वो चेक करोगे तो आपको पता चलेगा मैं Coulomb's law Gauss's theorem से भी डिराइव कर सकती हूँ। तो वो लास्ट पॉइंट का ये सिग्निफिकेंस है। वो डेरिवेशन में अगर अंशुल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बहुत इजी डेरिवेशन है वो भी, कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लो। इसके अलावा किसी को डाउट? नो डाउट, तो हम स्टार्ट करें फिर अपने 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो नोट्स निकालो, 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। आपको पहले 4-5 क्वेश्चंस तो सिर्फ डेरिवेशंस है सारे। ध्रुव पटेल प्लीज रीड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1.6। State Gauss theorem. Apply this theorem to obtain the expression for electric field intensity at a point. Due to an infinitely large thin plane sheet of a charge, how is electric field directed? If first sheet is positively charged and second negatively charged. तो अपने को पहला तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज गॉसेस थ्योरम। अब गॉसेस थ्योरम में अभी हमने जो स्टेटमेंट बोला था वो एज इट इज आपको लिख देने का है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। फिर उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ प्लेन शीट। प्लेन शीट के डेरिवेशन में क्या करना था कि अपनों ने एक ऐसा प्लेन शीट, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट कंसीडर किया था। फिर इसमें हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था। वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे पास होता था, तो इसकी वजह से हमने डिराइव किया था कि एट आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो वो अल्टीमेटली निकल के आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है तो वहां पे हमने डेरिवेशन किया भाई, ये E is equal to sigma by 2 epsilon naught, which indicates this electric field due to infinitely charged plane sheet is independent of distance. ये
ये r की कोई भी वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करने वाली, हर जगह इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, इट इज गोइंग टू रिमेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा डिनोटिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, एप्सिलॉन नॉट डिनोटिंग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. और यहाँ पे सिंस वी हैव कंसीडर्ड फ्री स्पेस, इट इज वैक्यूम, तो इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. राइट? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? डेरिवेशन में भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो. श्रेय कोई डाउट है? नहीं. ऑलराइट. तो इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ शीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, और अगर नेगेटिवली चार्ज हो तो इट विल बी डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स. दैट इज द ओनली डिफरेंस. आपको लिख के बता देने का है कि इफ शीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, electric field will be directed radially outwards. If sheet is negatively charged, electric field will be directed radially inwards. That is your answer to your first question. Derivation पूरा करना है. एंड ये जितने भी हमने एप्लीकेशन सीखे हैं गॉसेस थ्योरम के, ये वही है क्वेश्चंस जो आपको 5 मार्कर्स में पूछे जाते हैं. चैप्टर 1 में से एक 5 मार्कर फॉर श्योर आता ही आता है. तो दीज आर दी पार्ट्स जहाँ पे आपको पूछ सकते हैं. आपको बताया था 1.5 1.6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो इसी पार्ट में से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम. राइट? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्रुव वत्यानी, कैन यू रीड नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. Using Gauss law, deduce the expression for the electric field due to a uniformly charged spherical conducting shell of radius capital R at a point first inside and second outside the shell. Plot a graph showing the variation of electric field as a function of R greater than R and small r less than capital R, R being the distance from the center of the shell. ऐसा हमारा शेल है और ये चार्ज क्यू था इस शेल पे. अगेन बाय गॉसेस थ्योरम हमें दो डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. वन सच दैट द पॉइंट इज इनसाइड द शेल एंड टू सच दैट द पॉइंट इज आउटसाइड द शेल. जब हमने आउटसाइड के लिए निकाला ये स्मॉल आर को कंसीडर करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था kc कैपिटल Q by r square. kc capital Q by r square. This is the electric field same as that of point charge. Point charge के केस में भी हमने ये सीखा था कि electric field is given by kc Q by r square. और यहाँ पे भी हम यही सीख रहे हैं कि it is given by kc Q by r square. वीडियो लेक्चर में एक चीज मिसिंग थी, हमने जो आपको नोट्स में दे रखा उस फॉर्म में इसको मैंने चेंज करके नहीं दिखाया था. नोट्स में आपको ऐसा भी दे रखा होगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर करके. उसमें कैसे करते हैं इसको चेंज, वो भी मैं सिखा देती हूँ आपको. हम kc को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है. kc इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज की जगह मैं लिख सकती हूँ q की जगह सिग्मा इनटू a. सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया. शेल हॉलो होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो जो भी चार्ज रिसाइड करता है शेल पे वो उसके सरफेस पे रिसाइड करता है. इसीलिए सरफेस पे रिसाइड करता है तो चार्ज डेंसिटी जो हम कंसीडर करते हैं वो कौन सी आती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो इट इज सिग्मा इनटू a. और ये शेल का रेडियस है r, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. Q would be equal to sigma into 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे Q की जगह सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन R स्क्वायर. तो एज इट इज, उसका कोई चेंज नहीं होगा. तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. दिस वुड बी सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. तो कई बार आपको क्वेश्चन में बोला है कि शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो, रेडियस गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो अपने को ये वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, ना कि kc Q by r स्क्वायर. ठीक है? इफ इट इज गिवन कि इसमें सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेडियस है कैपिटल R और डिस्टेंस स्मॉल r पे निकालना, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा. राइट? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, वरना आई मूव अहेड.
दूसरा आता है उसके सरफेस पे कितना होगा। सरफेस पे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्मॉल आर की जगह द ओनली चेंज दैट इज गोइंग टू कम इज कैपिटल आर हो जाएगा, दैट इज द ओनली चेंज। और इस फॉर्मूला में भी ये होगा, स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। तो अगर कैपिटल आर आ जाएगा सरफेस पे तो E वुड बी इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, दिस वुड बी इक्वल टू sigma by epsilon naught. Electric field would be equal to sigma divided by epsilon naught. Notes में आपको ये given होगा sigma by epsilon naught की फॉर्म में। और थर्ड हमारा केस जो आता है वो आता है ये डिस्टेंस का, इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द शेल इज 0। चार्ज अगर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। याद रखना जितना भी मैं एक्सेस चार्ज प्रोवाइड कर दूं शेल पे, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द शेल रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। कोई भी चार्ज अंदर लाए ही नहीं कर रहा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0। रितिका कोई डाउट है मैडम आपको, इज इट क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। इसमें एक और पार्ट है क्वेश्चन में, जैसा ध्रुव ने रीड किया, ध्रुव ने बोला कि आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम बोलते हैं कि E वर्सेस R, E वर्सेस R का पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर दो। इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, तो थोड़े डिस्टेंस तक दिखा दो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज 0। ये कौन से डिस्टेंस तक पॉसिबल होएगा, जब R इज लेस देन कैपिटल R, मतलब हम इनसाइड द शेल है। जैसे ही R इक्वल टू कैपिटल R होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली बढ़ जाती है और वो किसके इक्वल बन जाती है, KC कैपिटल Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। KC कैपिटल Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इट वुड डिक्रीज विद स्मॉल r। तो R ग्रेटर देन कैपिटल R वाले के लिए ये वाला पार्ट जो हमने पॉइंट चार्ज के केस में भी किया था, पॉइंट चार्ज के केस में भी हमने यही किया था कि R ग्रेटर देन कैपिटल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ वुड बी हाइपरबोलिक। सेम वही वाला सिनेरियो है, राइट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट इज क्लियर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वरना मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ऑलराइट, दिया जुतंगिया, कैन यू रीड थर्ड क्वेश्चन? Just a second. Using Gauss's theorem, deduce an expression for the electric field intensity at any point due to a thin, infinitely long wire of charge or length. Draw a graph to show the variation of electric field with perpendicular distance small r from the line of charge, or a thin, straight, infinitely charged long wire having charge density lambda is enclosed by a cylindrical surface of radius small r and length L, its axis coinciding the length of the wire. Find the expression for the electric field through the surface of the cylinder. बेसिकली दो पार्ट्स दे रखे हैं और करके क्वेश्चन, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर ढूंढना है। अगेन उसके लिए भी हमने क्या किया था, एक वायर कंसीडर किया था, उसको पॉजिटिवली चार्ज मान लिया था, और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करके हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r का वैल्यू था 2 kc लैम्डा बाय r। इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला इज 2 kc लैम्डा बाय r। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इज 2 kc लैम्डा बाय r। इसमें kc you know it is Coulombian constant, lambda denote करता है linear charge density, that is charge per unit length, और r denote करता है the distance considered from the wire। और वो जो एक लाइन बोली थी ना दिया ने कि perpendicular distance from the wire, ऐसा कुछ करके आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो ये perpendicular distance का मतलब यही है कि हम जैसे डिस्टेंस कंसीडर करना है, I cannot consider r as such। मैं ये वाले डायरेक्शन में आर नहीं ले सकती, मेरे को इसी डायरेक्शन में आर लेने का है, ठीक है।
तो वो r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ के बोल दिया इट इज 2 kc लैम्डा बाय r। अब आपको पूछा है ग्राफ प्लॉट करो E वर्सेस R का, तो अगेन इट इज सेम, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ अगेन हाइपरबोलिक ही जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इज हाइपरबोलिक। तो एज R इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ये ग्राफ ना x एक्सिस को टच करता है ना y एक्सिस को टच करता है, डू रिमेम्बर दिस, ठीक है। एसिम्पटोट्स बोलते हैं ऐसे ग्राफ को हम। ये क्लास ऑफ ग्राफ्स आर नोन एज एसिम्पटोट्स व्हिच डू नॉट टच x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, राइट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। रुतवी प्लीज रीड फोर्थ क्वेश्चन। Using Gauss's law, derive an expression for the electric field intensity at any point outside the uniformly charged thin spherical shell of radius r and charge density sigma coulomb per meter square. Draw the field lines when the charge density of the sphere is positive and negative. ठीक है, अगेन शेल वाला सिनेरियो है, वो हमने जो अभी सेकंड क्वेश्चन में किया सेम वही करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपने देखा गिवन है सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, अपने को चार्ज क्यू नहीं बोल रखा है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आपको वो वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वाला, ठीक है। तो चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर नहीं दे रखा तो केसी क्यू बाय आर स्क्वायर तक चलेगा, लेकिन अगर गिवन हो तो वहां तक डिराइव करना पड़ेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन नॉर्मल। फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो। A positive point charge plus Q is kept in the vicinity of an uncharged field surface of the. नॉर्मल की आवाज कट गई अभी मेरे को। नॉर्मल की जगह रितिका, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? A positive point charge plus Q is kept in the vicinity of an uncharged conducting plate. Sketch the electric field lines originating from the point onto the source on the surface of the plate. ये अनचार्ज्ड प्लेट है, ये पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से अपने सेशन 1 में सीखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाता है, तो इंडक्शन की वजह से क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर प्लॉट करो तो आपने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से यहाँ जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखेगी, ऐसे जाती हुई दिखेगी, ऐसे जाती हुई दिखेगी, लेकिन ऊपर जो जा रही होगी वो अवे जा रही होगी। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जा रही है। ये आपको फिगर 51 में मिल जाएगा शायद। फिगर 51 चेक करोगे 1.6 का फर्स्ट पेज पे ये फिगर गिवन होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा ये। राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य वखारिया प्लीज रीड सिक्स्थ क्वेश्चन। A spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q. A charge small q is placed at the center of the shell. A. What is the surface charge density on the inner surface, outer surface of the shell? Write the expression for the electric field at a point x greater than r2 from the center of the shell. आपको पहले पूछा है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा और आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। ये है R1 और ये रेडियस है R2, और जो सेकेंड पार्ट में है वो है डिस्टेंस x, वो इस पॉइंट लेट से P के लिए है। x इज ग्रेटर देन R2 एज वेल, राइट। अब शेल है तो शेल की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि नो एक्सेस चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द शेल, राइट। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे कैविटी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कितना नेगेटिव, जितना ये पॉजिटिव है -q, और इसकी वजह से बाहर वाली साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पूरे शेल पे इंडक्शन की वजह से आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव, जितना q था उतना है। तो अब इनर सरफेस पे जो चार्ज रह गया वो है -q,
आउटर सरफेस पे जो चार्ज चला गया वो एक तो था ही पहले कैपिटल क्यू, उसके साथ साथ एक और ऐड हो चुका है दैट इज प्लस क्यू. तो नेट चार्ज ऑन इनर सरफेस इज माइनस क्यू. नेट चार्ज ऑन इनर सरफेस इज माइनस क्यू और नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू. तो यहाँ पे क्या होएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूं मैं इनर सरफेस की तो क्या बन जाएगी कैपिटल क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर. माइनस क्यू अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर. ये माइनस क्यू क्योंकि इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू ही है और 4 पाई r1 स्क्वायर मतलब उसका एरिया उतना है इनर सरफेस का. दूसरे के लिए कंसीडर करें तो सिग्मा 2 आउटर सरफेस के लिए सिग्मा 2 वुड बी व्हाट इज द नेट चार्ज ओवर हियर. It is capital Q plus small q and what is the area of this shell? It would be 4 pi r2 square. Capital Q plus small q upon 4 pi r2 square. Right? इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है. तो हमने सीखा शेल विल बिहेव एज इफ इट इज अ पॉइंट चार्ज. तो पूरे शेल पे कितना चार्ज है कैपिटल Q plus small q. तो हम बोलेंगे द टोटल चार्ज इज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q. Kc इज द कोलंबियन कांस्टेंट. Kc Q by r स्क्वायर फॉर्मूला होता है. तो कितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है x. तो ये बन जाएगा Kc कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर. दिस वुड बी योर आंसर. रचित को नींद आने लग गई है भाई. प्लीज रचित जागते रहो, लिखते रहो साथ साथ में तो नींद नहीं आएगी. आई नो बहुत बोरिंग सा ड्राई सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ते हैं यार, मजबूरी है मेरी भी. राइट बोलो और कोई डाउट किसी को. अगर यहाँ तक सबको क्लियर है गिव अ थम्स अप प्लीज ताकि मुझे भी पता चले सबको क्लियर है. ओके 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 आई गॉट इट. आनल के भी आगे. ध्रुव पटेल कोई डाउट चल रहा है कि मैं यस बोला है. यस का मतलब इज इट क्लियर यस या डाउट है यस. क्लियर है. ऑल राइट ऑल राइट. और ये जेनिश क्लास में है कि नहीं है. है क्लास में है. ठीक है चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. Laksh, can you read 7th question for us? Gaussian surface cannot pass through discrete charge but can pass through continuous charge distribution. Explain. इसके लिए आपको 1.6 के पॉइंट में जाना है. 1.6 का पहला पेज खोलो. सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस थ्योरम. वहां पे एक पॉइंट मिलेगा IMP लिखा होगा जिसके आगे. मिला गया सबको. 1.6 फर्स्ट पेज सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस थ्योरम. एक बुलेट में IMP लिखा होगा. वो इसका आंसर है कि गॉसियन सरफेस क्यों डिस्क्रीट चार्जेस से पास नहीं होता. क्योंकि मान लो अगर ये डिस्क्रीट चार्ज है और यहाँ से गॉसियन सरफेस पास हो जाए और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही निकालना हो. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है क्योंकि हमने रूल्स में लिखा था गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू those charges Gaussian surface should pass through that point at which we need to find electric field. ये रूल था हमारे Gaussian surface ड्रॉ करने का. तो अगर मान लो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है और यहीं से Gaussian surface पास हो गया तो Q चार्ज की वजह से you know E कितना हो जाएगा Kc Q by r स्क्वायर. और r तो है ही हमारा 0 यहाँ पे इस सिनेरियो में. If this is a Q charge, ये Kc Q by r square है तो r हमारा इधर 0 हो गया क्योंकि चार्ज के ऊपर ही पास हो रहा है. r अगर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनफाइनाइट. If r is 0, इलेक्ट्रिक फील्ड would be इनफाइनाइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो गया मतलब नॉट डिफाइंड है उस पोजीशन पे. तो इसीलिए गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्जेस. ठीक है यही वो बात आपको उस पॉइंट में लिख के दे रखी है. आप रीड करोगे वो पॉइंट तो आपको पता चलेगा कि दिस इज ओनली रिटन इन दैट पॉइंट. राइट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8th.
Venu, please read 8th question. Two parallel uniformly charged infinite plane sheets 1 and 2 have charge densities plus sigma and minus 2 sigma respectively. Give the magnitude and direction of the net electric field at a point, first in between the sheets and second outside near the sheet 1. शीट 1 यही है ना, प्लस सिग्मा वाली, ये 1 ये 2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ढूंढनी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ढूंढनी है अपने को, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो दोनों शीट्स की वजह से लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, ई ड्यू टू प्लस सिग्मा, और नेगेटिव की वजह से इट वुड बी डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, दिस इज ई ड्यू टू माइनस 2 सिग्मा एक्चुअली। तो E at A would be equal to E due to plus sigma plus E due to minus 2 sigma। डायरेक्शन में उसके हिसाब से कंसीडर कर लूंगी। तो E due to plus sigma, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट का फॉर्मूला सीखा था कि जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो उसको 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। राइट है ये? क्लियर है ये सबको? नहीं मैम ये वाला एक बार वापस लिखो ना, क्लियर नहीं है। कौन से वाला? जो लास्ट में लिखा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा लिख सकते हो? डेफिनेटली मैं ये अरेंजमेंट चेंज करने वाली हूँ, डेफिनेटली ये बोर्ड पे मैं लिखना बंद ही करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी भी पता है गलत है, आप लोग कोई बोल ही नहीं रहे, मुझे लगता है सब सो रहे हैं, नींद में है। मैंने 2 बार पूछा इज इट राइट, सबने बोला यस इट इज राइट। नो इट इज नॉट। दिया आप बोलेगी यस मैम, नहीं राइट नहीं है, अभी आप गलत हो। यस लक्ष्य बोलो। हम डायरेक्शन मिसिंग है। डायरेक्शन मिसिंग है, फाइनली लक्ष्य को रियलाइज तो हुआ है। मुझे तो पता ही था। तो पहले नहीं बोला, मैं पहले पूछा भी। ये वेक्टर नोटेशन के साथ है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन तो मेंशन करनी पड़ेगी ना। तो अगर मैं इधर डायरेक्शन मेंशन करूं तो इट वुड बी अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप, राइट। और ये वाली डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये आ जाएगा प्लस आई कैप। तो एक माइनस आई कैप में एक प्लस आई कैप में है, नेट वुड बी माइनस हो जाएगा दोनों का। ये माइनस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा आ जाएगा, दैट वुड बी सिंपली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। आंसर वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। नेक्स्ट कर दो, इसके आगे हटा दो इसको। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, उस सिनेरियो में क्या होगा? अगेन ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इधर भी इन दोनों की वजह से लग रही है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेक करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस 2 सिग्मा इज रेडियली इनवर्ड्स। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, E ड्यू टू प्लस सिग्मा एंड E ड्यू टू माइनस 2 सिग्मा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा आई कैप, इधर भी आई कैप, तो फाइनल आंसर में चेंज आ जाएगा 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
3 sigma by 2 epsilon naught I cap. This is the difference between the two. ठीक है? दिया को उसका भाई बहुत परेशान कर रहेगा. All right, moving on. Next question. ये हमारा कौन सा 8th था? 8th. चलो 9th question करते हैं. Anshul, please read 9th question. A point charge q is at a distance d by 2 directly above the center of a square of side d, as shown in figure 64. Use Gauss law to obtain the expression for the electric flux through the square. B. If the point charge is now moved to the distance d from the center of the square and the side of the square is doubled, explain how the electric flux will be affected. ये पॉइंट चार्ज कैपिटल Q या स्मॉल q जो भी रखा हुआ है यहाँ पे ऐसा है. इसकी स्क्वायर की साइड है d और ये शायद d/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट? ये d/2 डिस्टेंस पे है हमारा. अपने को फाइंड करना है फ्लक्स कितना होगा. फ्लक्स कितना होगा तो अगेन फ्लक्स क्लोज सरफेस तो चाहिए उसके लिए. तो अज्यूम कर लो यहाँ पे क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है ऐसा. और अगर ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस हो गया साइड D का, तो d/2 डिस्टेंस मतलब चार्ज जो है वो उसके एकदम सेंटर पे प्लेस्ड है क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के. फ्लक्स का आंसर आ जाएगा Q enclosed divided by epsilon naught. हमने सीखा था एज पर गॉसेस थ्योरम. तो इट वुड बी स्मॉल q डिवाइडेड बाय epsilon naught. पहले पार्ट का आंसर सीधा कि what is the flux through the Gaussian surface? It would be small q divided by epsilon naught. फिर उन्होंने पूछा है कि अगर मान लो इस स्क्वायर की साइड मैंने डबल कर दी, चार्ज को भी डबल डिस्टेंस पे रख दिया, तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. I will assume the Gaussian surface having the side to be 2d then. So there is no change in the flux. इसमें रीजन अपना कोई लिख सकते हैं कि Gaussian flux is independent of the size or shape of the Gaussian surface. It only and only depends on the charge enclosed within the Gaussian surface. तो Gaussian surface का charge तो change नहीं हो रहा है. It is still going to remain Q. तो flux is going to remain same, right? 9th A का आंसर है Q by epsilon naught. 9th B का आंसर it is not going to change. It is going to remain same. Why? Because electric flux does not depend on the size or shape of the Gaussian surface. It only depends on the net charge enclosed within it, right? चलो, moving on to next question, 10th. न्यूमेरिकल्स पे आ गए अभी तो हम. बोल दो यार, बहुत थ्योरी क्वेश्चंस करवा दिया आज तो. Finally न्यूमेरिकल्स. हर्ष, Mehak, can you read next question, 10th question? Yes. A uniformly charged conducting sphere of 2.8 meter diameter has a surface charge density of 100 U coulomb per meter square. A. Find the charge on the sphere. B. What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले सेक्शन में भी किया हुआ है. सेम, सिर्फ चेंज क्या था कि वहां पे वैल्यूज अलग दे रखी थी. यहाँ पे रेडियस दे रखा है कि डायमीटर दे रखा है. डायमीटर 2.8 मीटर ऐसे दे रखा है ना महक? यस मैम. डायमीटर 2.8 है तो रेडियस फिर से कितना हो जाएगा? 1.4 मीटर. और सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है. पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. और स्फीयर के केस में एरिया वुड बिकम 4 पाई आर स्क्वायर. स्फीयर के केस में एरिया वुड बी 4 पाई आर स्क्वायर. तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. सिग्मा की जगह आ जाएगा 100 इंटू 10 रेज टू -6, क्योंकि 100 माइक्रोकूलम इज नॉट द SI सिस्टम. तो 100 इंटू 10 रेज टू -6 इंटू 4 इंटू 22/7 और R का वैल्यू है 1.4. तो 1.4 इंटू
1.4। इसको फर्दर आपको सॉल्व करना रहेगा। ये आपका चार्ज का वैल्यू आ जाएगा डैश कूलम, Q इज इक्वल टू डैश कूलम। वंशिता, इज इट क्लियर? दिख रहा है ये भी? ठीक है। नेक्स्ट, इसका बी पार्ट है कि व्हाट इज द फ्लक्स एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। तो फ्लक्स के लिए हम बोलेंगे phi इज इक्वल टू Q enclosed divided by epsilon naught. Let's see Q का वैल्यू आ गया x, तो x divided by epsilon naught would be your answer. लास्ट में हमने किया था epsilon naught का वैल्यू होता है 8.85 into 10 raised to minus 12 और फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो x upon 8.85 into 10 raised to minus 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आ जाएगा आपका। This is the 10th question. Eleventh question. Anil, read 11th question. A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised to 3 Newton per coulomb and point radially inwards, what is the net charge on the sphere? अनल, थोड़ा इंफॉर्मेशन मेरा मिस हो गया। आपने स्फीयर का रेडियस बोला 10 सेंटीमीटर और जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो है 20 सेंटीमीटर। इज दैट सो? Yes, ma'am. इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बनाया था 1.5 into 10 raised to 3. 1.5 into 10 raised to 3। Yes, ma'am. ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं गिवन है। Pointing radially inwards, the electric field is pointing electric field is radially inwards. ठीक है, परफेक्ट। और अपने को चार्ज फाइंड आउट करना है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? चार्ज फाइंड आउट करना है हमें स्फीयर का। कैन एनीबॉडी टेल मी द साइन ऑफ द चार्ज विद द गिवन डेटा? Negative. It is negative. How? The electric field is inwards. Very good. The electric field is directed radially inwards. Since electric field is directed radially inwards, the sign of the charge would be negative, right? इसके अलावा अगेन फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KC कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। अपने को जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 और डिस्टेंस 20 है, मतलब द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो हमें ये फॉर्मूला यूज कर देने का है। तो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1.5 into 10 raised to 3, KC की जगह 9 into 10 raised to 9, Q मुझे फाइंड आउट करना है और R का वैल्यू है 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है तो दैट वुड बी 0.2 मीटर। कैलकुलेशन बहुत इजी है, सॉल्व कर दो, कैंसिल होके आंसर आ जाएगा Q का। ठीक है, 0.2 स्क्वायर, सॉरी 0.2 का स्क्वायर, राइट, 0.2 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करती हूँ। मान लो मुझे डिस्टेंस गिवन होता कि ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस एट व्हिच आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। 0 कौन बोला? मैम कशिश। कशिश, वेरी गुड, 0 परफेक्ट आंसर, वेरी गुड कशिश। क्योंकि अगर 5 सेंटीमीटर हो जाता है तो मतलब पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द शेल। इफ द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। समझ आया वंशिता को कि नहीं? डाउट में चला गया? समझ आ गया? ऑलराइट, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। इसमें आपको एक और पार्ट था क्वेश्चन में, आई बिलीव 4th क्वेश्चन में था। अब चेक करोगे तो वहां पे शायद ड्रॉ दी फील्ड लाइंस करके भी दे रखा होगा। व्हेन चार्ज शेल इज पॉजिटिवली चार्ज
and shell is negatively charged. ऐसा कुछ है फोर्थ में? Draw the field lines when shell is positively charged and shell is negatively charged. तो उसमें पता है field lines आपको कैसे ड्रॉ करने की है? आपको शेल ड्रॉ करना है पहले तो, और पॉजिटिव कभी भी अंदर नहीं दिखाना है क्योंकि चार्ज इनसाइड द शेल इज 0. पॉजिटिव आपको सरफेस पे दिखाना है. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देने के रेडियली आउटवर्ड्स. कभी आपसे पूछे तो ऐसा ड्रॉ करना है आपको. सेम फॉर नेगेटिव. चार्ज कभी भी इनसाइड द स्फेरिकल शेल नहीं दिखाना है. यहाँ पे ऐसा माइनस माइनस डाल के और दिखा देने का. इट इज पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड्स. ऐसा वाला सिनेरियो. ठीक है. तो ड्रॉ द फील्ड लाइंस. अगर शेल के लिए आए, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द चार्ज ऑन द सरफेस, नॉट इनसाइड द सरफेस. ठीक है. चलो मूविंग ऑन. ये 11th क्वेश्चन था. 12th क्वेश्चन पे चलते हैं. Mahir, please read 12th question. An infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. ये भी बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है और इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है. Now for infinitely long charged wire, electric field का फॉर्मूला हमने सीखा है. It is 2 kc lambda by r. It is 2 kc lambda by r. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 kc lambda by r है तो E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 9 into 10 raised to 4. 2 की जगह तो 2 है ही. kc की जगह 2 into 10 raised to 9 into 10 raised to 9. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मुझे फाइंड करनी है और डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर. मतलब 2 into 10 raised to -2 मीटर. मीटर में कन्वर्ट करूं तो 2 into 10 raised to -2. श्रेयल गुड मॉर्निंग. जागते रहो, हिम्मत रखो. 10-15 मिनट ही बचे अभी तो. राइट. तो 2 into 10 raised to -2 सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लो कि लैम्डा का आंसर क्या आएगा. लैम्डा इज डिनोटिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी ओवर हियर. मैम यस. 2 into 10 raised to -2 का स्क्वायर नहीं होगा? नहीं बेटा, फॉर्मूला इसमें है 2 kc लैम्डा बाय r. तो r ही है सिर्फ. ठीक है. तो स्क्वायर नहीं जाएगा. नेक्स्ट 13th और 15th क्वेश्चन आपको एक ही कैटेगरी के मिलेंगे. वहां पे सिलेंडर दिख रहे होंगे बड़े बड़े. ठीक है. तो पहले अपने 13 15 करने के बजाय पहले 14th करते हैं, फिर 13th क्वेश्चन करते हैं और 15th आपका होमवर्क हो जाएगा. राइट. नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे, नहीं तो आपका होमवर्क. राइट. और आज अगर 1.6 हमने खत्म कर दिया, नेक्स्ट क्लास में वी कुड आल्सो स्टार्ट 2.1. कशिश और अंशुल को थोड़ी शांति होगी जीवन में. राइट. थैंक यू मैम. वेलकम अंशुल. ऑलराइट. 14th क्वेश्चन करते हैं पहले तो. कौन रहेगा? श्रेय, कैन यू रीड 14th question? Careful measurement of electric field at the surface of black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to 3 Newton meter per coulomb. 8 into? 8, yes, 8 into, not minus, it's plus. 10 raised to 3 Newton meter per coulomb. A. What is the net charge inside the box? B. If the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? Flux का फॉर्मूला था Q enclosed divided by epsilon naught. You agree to it? By Gauss's theorem, flux is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. So, what is the net charge enclosed?
नेट चार्ज एनक्लोज्ड है लेट्स से Q, फ्लक्स है 8 into 10 raised to 3 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 into 10 raised to -12. क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको Q मिल जाएगा. दैट्स इट, इतना ही है फॉर्मूला में. और इसका सेकंड पार्ट है कि अगर फ्लक्स 0 होता है तो कुड यू कंक्लूड कि देयर आर चार्जेस और नो चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम. तो Rachit, please answer that. You have to answer that question. कि can we conclude कि अगर flux 0 है तो there are no charges present inside the system? No. No, why not? Because there might be a possibility that the net charge is 0 and not the. Perfect answer. ये words जो Rachit ने use किए वो use करने जरूरी है कि there might be charges present inside the system. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0. अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0. तो नो, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट देयर आर नो चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम. इट माइट बी पॉसिबल दैट द नेट सम ऑफ चार्जेस इज 0. राइट. इसमें एक और चीज आपको मैं याद कर रहा हूँ. तो 1.5 में एक क्वेश्चन था कि देयर वाज अ क्यूब गिवन टू अस और उस क्यूब में हमने डाइपोल रख दिया था ले जाके और पूछा था फ्लक्स का वैल्यू कितना है. अब डाइपोल रख दिया तो चार्जेस तो है ही सिस्टम में, लेकिन डाइपोल होने की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज है. नेट चार्ज कितना हो गया 0. नेट चार्ज अगर 0 हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया 0. क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 13th या 15th, योर चॉइस. अब मैं ये अनंत रूंगटा जो है मैं उसको चॉइस देती हूँ. वो जो क्वेश्चन रीड कर देगा मैं वो सॉल्व कर दूंगी. इधर 13th और 15th. अनंत अब सोच के करना. अनंत प्रेजेंट है ना क्लास में? गायब हो गया यार. मैम उसका मतलब एक भी क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा वो. आया अनंत आया. यस अनंत, हाय. हाँ वेव कर रहा है. अनंत, यू हैव टू रीड ईदर ऑफ द टू क्वेश्चंस, 13th और 15th. whichever you will read, I'll solve that question on the board. नोट्स हैं आपके पास? नहीं मैम, अभी मेरे पास नहीं है. अरे वो फिर क्या सॉल्व कर रहे हो? आपको क्या पता चल रहा है क्लास में? मैम मैं लिख रहा हूँ जब आप सॉल्व कर रहे हो. लेकिन नेक्स्ट टाइम नोट्स लेके बैठना साइड में. यस मैम. ठीक है. चलो अनंत का चांस चला गया. और कौन आपको सेव कर सकता है? अंशुल. अरे अंशुल, विच एवर यू क्वेश्चन यू रीड, आई विल सॉल्व दैट. A hollow cylinder box of length 0.5 meter and area of cross section 20 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in figure 65. The electric field in the region is given by E is equal to 20 into I cap, where E is in Newton per coulomb and X is in meters. Okay. 20 X I cap, sorry. Find first net flux through the cylinder, second charge enclosed in the cylinder. कुछ ऐसा सा डायग्राम दे रखा आपको कि सिलेंडर एकदम बीच में है और एक्सिस उसके एक्सिस से पास हो रहा है. सिलेंडर के एक्सिस ऐसा है. ठीक है, डायग्राम थोड़ा और चेंज कर देते हैं. ये ऐसा वाला सिनेरियो दे रखा है. इससे ज्यादा तो चेंज नहीं है. ये दे रखा है डिस्टेंस 0.5 मीटर. सिलेंडर की लेंथ भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.5 मीटर. तो मेरे स्केल पे नहीं जाना, आपको दोनों 0.5 मीटर अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है यार ड्राइंग में. तो यू नो अभी आपको आदत भी होगी है मेरी, राइट. तो 0.5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को बोल रहे हैं इट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसा ही अंशुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस मैम. अब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है
20x I cap न्यूटन पर कूलम। ये x का मतलब आप समझते हो, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता जाएगा। As you keep increasing the distance, the electric field is going to increase. तो मैं आपको पहले तो दो डायग्राम, ये इसी में दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोलती हूँ। दिस इज पॉइंट 1 and this is point 2. Can you tell me electric field at point 1 and point 2? Dhairya, can you tell me electric field at point 1? मैम point 1 कौन सा है? ये वाला। Okay. This x denotes distance from the origin. और यहाँ पे distance from the origin at Dhairya 0.5 meter. So can you tell me E1? बहुत easy है। जय चौधरी, can you tell me E1? मुझे पता भी नहीं चलता, वीडियो बंद करके बैठे हो आप लोग, क्लास में भी हो कि नहीं हो। चलो धैर्य ने बात तो की मुझसे। श्रेयल, आई गिव यू दिस चांस। पॉइंट E1 कितना होगा? 10. 10, वेरी गुड। 20 into 0.5, x की जगह सिर्फ 0.5 ही तो रिप्लेस करना है, क्योंकि द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हियर इज 0.5, तो 20 into 0.5 करोगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 न्यूटन पर कूलम, राइट। नेक्स्ट रचित, E2 कितना होगा? 20 I cap per centimeter. वेरी गुड। 20 into 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0.5 और ये भी 0.5, तो नेट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 20 into 1 I cap न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 I cap न्यूटन पर कूलम और यहाँ पे आ जाएगा 20 I cap न्यूटन पर कूलम। तो you would agree to this point कि सिलेंडर के दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एक्ट नहीं कर रहा है। सिलेंडर के दोनों एंड्स पे, फर्स्ट एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 I cap, दूसरे एंड पे है 20 I cap न्यूटन पर कूलम। फिर हम आ जाते हैं एरिया वेक्टर पे। अरे एरिया वेक्टर पे आऊं तो मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट करती हूँ। इधर से नॉर्मली आउटवर्ड्स एन कैप ऐसा जाएगा, इधर से नॉर्मली आउटवर्ड्स एन कैप ऐसा जाएगा। दिस इज एन कैप एंड दिस इज एन कैप। ये अलग अलग डायरेक्शन आ गई एन कैप की, 4 एन कैप की डायरेक्शन हो गई है हमारी, राइट। तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूं, ये साइड ऑफ सिलेंडर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आई कैप के अलोंग ही है, और इसमें एन कैप एक में है अपवर्ड्स और एक में है डाउनवर्ड्स। एक में अपवर्ड्स एक में डाउनवर्ड्स, मतलब द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 90 डिग्री। which both of them? ये तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम वंशिता? which are the two vectors we are talking about? No idea. Electric field is along I cap, area vector is along J cap. So the angle between electric field and area vector is 90 degree. Why we are talking about these two vectors only? कोई भी बता सकता है, anyone can answer. Why we are talking about electric field and area vector? Ma'am, we have to find the flux, and electric flux formula is E into. Very good. अरे जय चौधरी का मेरे को रिप्लाई आ गया। आश, very good जय, very good अंशुल। For flux we need to consider the formula. Flux का formula होता है E dot A. Flux is given by E dot A. So we have to see the angle between electric field and area vector. अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है फ्लक्स फाइंड करने के लिए, तो मैं एंगल भी उन दोनों के बीच का ही देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फॉर कर्व्ड सरफेस दिस साइड ऑफ सिलेंडर इज 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे, मैं ये हटा रही हूँ ये वाला पार्ट,
आई होप नोट डाउन हो गया होगा। हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया इज EA cos 90 which is equal to 0. Flux through curved surface area is EA cos 90 which is 0. Next, flux through first surface. फर्स्ट सरफेस के लिए देखो तो एरिया वेक्टर है टुवर्ड्स माइनस आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स प्लस आई कैप। द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे EA cos 180। E का वैल्यू यहाँ पे और E भी नहीं, E1 लिखूंगी मैं तो यहाँ पे। ये मुझे धैर्य ने बताया था। धैर्य E1 कितना था? धैर्य ने बताया नहीं, कोशिश की। 10 वेरी गुड। 10 into एरिया का वैल्यू दे रखा है 20 into 10 raised to -4 और cos 180 होता है -1। तो ये आ जाएगा 200 into 10 raised to -4 मतलब -0.02 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। This is flux through first surface. फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस जो हमारा लास्ट बचा है, ये वाला एंड, इसमें आ जाएगा E2A। वंशिता प्लीज अब आंसर देना पड़ेगा आपको कि ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप के अलोंग है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 0 डिग्री। वेरी गुड। तो E2A cos 0, E2 का वैल्यू 20, A का वैल्यू 20 into 10 raised to -4 और cos 0 हो जाता है +1। cos 0 is +1 तो ये आ जाएगा 0.04 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब कोई मुझे पूछे व्हाट इज द नेट फ्लक्स तो मैं बोलूंगी तीनों को ऐड कर दो, phi1 plus phi2 plus phi CSA। phi1 plus phi2 plus phi CSA पूरे सिलेंडर का फ्लक्स हुआ कि नहीं हुआ? कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -0.02 plus 0.04 plus 0। तो आंसर वुड बी 0.02 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा। (0.02 Newton meter square per coulomb. If there is any doubt, now it is the time to ask. पूछ लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। ईशा को क्लियर हुआ क्या? ऑल राइट ईशा। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये फर्स्ट पार्ट था फ्लक्स ढूंढने का। सेकेंड पार्ट बहुत इजी है। सेकेंड पार्ट है चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करने का। तो हम बोलेंगे बाय गॉसेस थ्योरम नेट फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय epsilon naught. Now Q enclosed would be equal to phi net into epsilon naught. आंसर आ जाएगा आपका। phi net पहले पार्ट में मिल गया epsilon naught का वैल्यू। अब तो आई होप याद हो गया होगा। It is 8.85 into 10 raised to -12। अंशुल की शक्ल से लग तो नहीं रहा था याद है, लेकिन ठीक है अंशुल, आई एक्सपेक्ट कि याद कर ले अभी तो। Yes, ma'am. All right. कोई डाउट है?